गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने सेकेंड यूनिट हमारी पूरी हो गई थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट और इसमें जो है ये आज आप पढ़ोगे हॉर्मोन्स ऑफ टेस्टिस, ओवरी एंड प्लेसेंटा, ठीक है। हार्मोन, ओवरी और प्लेसेंटा के हार्मोन। वैसे तो मैंने उसको स्टार्टिंग में जब ग्लैंड्स, गोनेड्स पढ़ाए थे तो काफी कुछ उसमें बता दिया था, फिर भी अभी कुछ क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी हैं उसके, तो इसमें मैं नोट्स भी मैं भी भेज दूंगी। बाकी ये जो डायग्राम है इसको सिर्फ डायग्राम जाएंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल नहीं भेजूंगी। तुम लोग यहाँ समझ लेना और उसको अपने बुक से फिर पढ़ लेना, और नोट्स में आपको है वो सारे हार्मोन्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस ही ध्यान रखना कि जो भी गोनेड्स होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गोनेड्स या जनक जो होते हैं वो दो होंगे, मेल्स होंगे और फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स में होंगी टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ठीक है। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। तो ये जो है ये कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, प्राथमिक सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो बाय बर्थ है, टेस्टिस और ओवरी बाय बर्थ होते हैं, बट फंक्शनल कब होते हैं? प्यूबेरिटी या वयता के समय। प्यूबेरिटी का टाइम कौन सा कहलाता है? जैसे 13 to 14 ईयर्स, 13-14 ईयर्स का जो टाइम, जिस समय ये टेस्टिस और ओवरीज की जो सेल्स या ग्लैंड्स होती हैं ये सिक्रीशन हार्मोन का स्टार्ट करती हैं, और उनमें क्या होता है जो चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ये हो गए, और हार्मोन्स जो होते हैं इनसे सिक्रीट होने वाले वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेन सेक्स ऑर्गन हो गए टेस्टिस, ओवरी, और उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, अगर टेस्टिस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर जनन तंत्र है, वो किससे बनेगा? एक पेयर टेस्टिस, इसे स्पर्मेरिस भी कहते हैं, क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे कंसर्न है? स्पर्म फॉर्मेशन से, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन या जो शुक्राणु निर्माण होता है उससे कंसर्न है ये। तो टेस्टिस वन पेयर होती है। एपिडिडाइमिस, इसके 3 पार्ट होते हैं, अभी बताऊंगी, हेड, बॉडी और टेल। वास डिफरेंशिया, इसको हम सेमाइनल डक्ट भी कहते हैं। यूरेथ्रा और पेनिस, ये पार्ट्स मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये टीएस की, टेस्टिस की टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो इसको अगर हम सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होगा? एक एब्डोमिनल कैविटी के उदर के बाहर की तरफ होंगे, और स्क्रोटल सैक, ठीक है, एक स्क्रोटल सैक में उसके अंदर रहते हैं। ये स्क्रोटल सैक जो होता है ये क्या करता है? टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, जो स्पर्म नहीं तो ज्यादा टेम्परेचर में क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो मर जाते हैं ये। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए टेस्टिस स्क्रोटल सैक के अंदर होते हैं। तो देखो इसके बाहर की जो कवरिंग है वो ट्यूनिका वेजाइनालिस, इसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये होगी टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर जैसा कि हमें पता है बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। उनके अंदर स्पर्म का या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो ये जो टेस्टिस होती है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये टेस्टिस है। टेस्टिस ये कहलाता है एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस एपिडिडाइमिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया द्वारा जुड़ी रहती है। तो स्पर्म बने टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वहां से इमेच्योर
मैच्योर नहीं होते वो स्पर्म कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का चौड़ा पोर्शन है वो कहलाता है कॉप्यूट एपिडिडाइमिस, बीच का पोर्शन कॉप्यूस कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉप्यूट एपिडिडाइमिस, क्या कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो सबसे नीचे का रहेगा वो कौन सा होगा, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो ये जो होंगे ये इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो 3 पार्ट रहेंगे इस बेस पर हम बता सकते हैं या सबसे नीचे का कॉडा एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ऊपर का कॉप्यूट और नीचे का कॉडा एपिडिडाइमिस। तो 3 पार्ट इस एपिडिडाइमिस के हो गए। तो स्पर्म कहाँ आते हैं, पहले यहाँ आते हैं कैप्यूट में, फिर कॉर्पस में, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ये मैच्योर होने लगते हैं, इनको न्यूट्रिशन मिलता है, और कॉडा में आने के बाद ये जो एक नलिका जैसा स्ट्रक्चर है ये वासा डिफरेंशिया कहलाता है। इस वासा डिफरेंशिया के बाद ये एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंशिया के थ्रू होते हुए मैच्योर होकर यूरेथ्रा में आते हैं, और मतलब यूरेथ्रा मतलब कॉमन जेनाइटल पोर, जो कॉमन यूरिनरी जेनाइटो यूरिनरी ओपनिंग जो होती है, मतलब वहीं से यूरिन भी पास होगी और सीमेन भी पास होगा, जिसमें लिक्विड, सीमेन मतलब जिसमें लिक्विड है, जिसमें स्पर्म है। तो ये वासा डिफरेंशिया वहां यूरेथ्रा से जाके जुड़ जाएगी और यूरेथ्रा पेनिस में खुलती है, ठीक है। तो ये कॉमन ओपनिंग है फॉर यूरिन एंड फॉर एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड फॉर स्पर्म कंडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसी को अगर हम एक टीएस का अगर लेंगे हम टेस्टिस का, तो हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ऐसे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनके बीच में होती है खाली नलिका, खाली स्पेस, जिसे ल्यूमेन कहते हैं। तो जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें एक ल्यूमेन होती है, खाली जगह होती है, उसमें स्पर्म इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे टेस्टिस हो या ओवरी, दोनों में क्या होगा, अंदर की जो एपिथेलियम होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है। उन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम से जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, वो ही जनन कोशिकाएं आगे जाके स्पर्म टेस्टिस में और ओवा स्पर्म ओवरी में बनाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जर्मिनल एपिथेलियम हो गई, इनसे स्पर्म जो स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, और ये बीच बीच में ट्रायंगुलर, ठीक है, ऐसे इस टाइप से जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोजोआ बने, और वो कहाँ आ जाते हैं, इन जो ट्रायंगुलर कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं सर्टोली सेल्स, नर्व सेल। ये क्या करती हैं, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ इनमें आ गए और यहाँ उनको नरिशमेंट मिलता है, और ये जितने भी ट्रायंगुलर नर्व सेल हैं ये स्पर्म को, इमेच्योर स्पर्म को इन ल्यूमेन में छोड़ देती हैं, इन खाली जगह में, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम में बने जर्म सेल से सर्टोली सेल्स ने उनका नरिशमेंट किया, नर्व सेल भी कहते हैं, और वो गैप में ल्यूमेन में फ्री हो गए। वहां से फ्री होके जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अब देखो एक एक जर्म से सेल से एक एक स्पर्म बन रहा है, इसलिए जो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो एक तो कंटिन्यूअस होती है और उसमें कोई वेस्टेज नहीं होती, और स्पर्म कंटिन्यूअस बनते रहते हैं। सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म फॉर्म करके रेडी टेस्टिस के थ्रू एपिडिडाइमिस में दे देते हैं, एपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव। अब हमें पढ़ने हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स सिक्रीट कहाँ से होंगे, हमने क्या कहा, जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फंक्शनल होते हैं मतलब इनका सिक्रीशन होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनी है, ये एक सेमिनिफेरस, ये एक सेमिनिफेरस, ऐसे बहुत सारी हैं।
तो हाँ, इतनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में कुछ कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे बंडल्स होते हैं, ये बंडल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में, जहां पर स्पर्म बन रहे हैं उनके बीच बीच में ये बंडल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। तो 13 इयर्स के बाद, वयता या प्यूबरिटी के बाद, ये जो लीडिंग सेल्स हैं ये टेस्टोस्टेरॉन, ध्यान रखना मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन और फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एंड्रोजन के ही टाइप होते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, उसी के पार्ट होते हैं। तो ये जो एंड्रोजन है ये मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है और कहां से सिक्रीट होगा? इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल से, ठीक है। इनसे जब टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्मेशन शुरू कर दिया, वो भी किसके कंट्रोल में होता है? मेल हार्मोन के कंट्रोल में। तो जब 13-14 इयर्स पे लीडिंग सेल्स हार्मोन बनाना शुरू करती हैं, तब स्पर्म फॉर्मेशन भी शुरू हुआ और उससे रिलेटेड जो प्यूबरिटी में आने वाले चेंजेस हैं वो सब इसी के थ्रू होते हैं। तो इन्हीं का, इसको जैसे हम मेन जो हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है वो है टेस्टोस्टेरॉन, इसको मैस्कुलाइन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे आप 13 to 14 इयर्स के बाद मेल्स में हाइट का एकदम बढ़ना, ठीक है, आवाज थोड़ी भारी होना, बाल, हेयर्स, बियर्ड, मुस्टैच, ये सब आना, ये सब इसी हार्मोन के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। और जो जितने भी हमने बताया, स्क्रॉटल सैक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा डिफरेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, ये सब जो होते हैं ये टेस्टोस्टेरॉन इसी के डेवलपमेंट को, इनिशिएट, विकास को स्टिमुलेट करते हैं इन्हीं हार्मोन के कंट्रोल में, ठीक है। तो ये हो गए नर में जो सेकेंडरी, हमने बताया जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे दाढ़ी मूछाना, आवाज भारी होना, लंबाई खींचना, ये भी इन्हीं हार्मोन्स के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्राणु जनन की क्रिया भी इसी के अंडर में रहती है। तो ये सब जो होते हैं टेस्टोस्टेरॉन के कारण होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के साथ में एंड्रोजन के और हार्मोन भी होते हैं जिन्हें एंड्रोस्टेरोनॉन और डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है, DHEA। तो ये हार्मोन्स रहते हैं। और जैसा कि हमने बताया क्या चीज होती है जिसके कारण कि ये लीडिंग सेल से हार्मोन सिक्रीशन शुरू हो जाता है। 13 to 14 मतलब 11 साल के करीब पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और ICSH, ये सब अब मैं पहले बता चुकी हूँ, FSH और LH हार्मोन जो रहते हैं उनको सिक्रीट कराता है। उनके ही कंट्रोल में टेस्टिस जो होती है एक्टिवेट होती है और वो 40 इयर्स तक, मेल में 40 इयर्स तक इसका सिक्रीशन बढ़ता रहता है। उसके बाद इनकी फंक्शनिंग स्लो होती चली जाती है, ठीक है, मतलब ये हार्मोन कम होते जाएंगे। तो ये एंड्रोस्टेरॉन जो होता है, जैसे हमने टेस्टोस्टेरॉन बताया सबसे पावरफुल हो गया, उसके बाद एंड्रोस्टेरॉन ये थोड़ा उससे कम एक्टिव रहता, मतलब कम एफिशिएंट होता है, ठीक है, और होता पर टेस्टिस से ही सिक्रीट है और FSH और ICSH हार्मोन के कंट्रोल में ही इनका सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है। पर इनके अलावा भी कुछ काम होते हैं जो एंड्रोजन हार्मोन करता है। जैसे हम कहते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनकी स्किन जो होती है जनरली थोड़ी डार्क होती है, ठीक है, थोड़ी रफ, मतलब कंपैरेटिवली फीमेल्स के थोड़ी सी मजबूत होती है। तो ये जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी इसी हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद जो हम कहते हैं मेल्स में मेटाबॉलिज्म फीमेल से 5 to 10% फास्ट होता है, तो ये भी इसी हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है, वाटर बैलेंस जो बॉडी का होता है, वो भी इस हार्मोन के कंट्रोल में रहता है। तो बॉडी में जो वॉल्यूम का इंक्रीज है कंपैरेटिवली फीमेल्स, इनमें ज्यादा होगा।
भार के अनुपात में करने पे इसका प्रभाव, इसके मतलब अगर हम वेट देखें तो जनरली मेल्स का वेट फीमेल्स के उसी एज पर ज्यादा रहता है, वो भी इसी के कंट्रोल पे रहेगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं मेल एंड्रोजन के कुछ हार्मोन्स, ये इनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं डायग्राम भेज दूंगी, उसमें क्लियर तुम लोगों को इससे स्ट्रक्चर पढ़ने में समझ में आ जाएंगे। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड हार्मोन। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या हमको यहाँ पर तो हमें क्या पढ़ना है, ओवरी। ठीक है, पर थोड़ा सा क्योंकि इसमें डिटेल हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किससे बनेगा, 1 पेयर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब 1 पेयर, यूट्रस, दोनों फैलोपियन ट्यूब मिलती हैं, यूट्रस, वॉर्म जो हम कहते हैं गर्भाशय, वजाइना और उल्वा, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। जैसे पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, उल्वा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है बाहर से। ठीक है, तो ये जैसे हम फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एम्प्यूला, इस्थ्यूमस, यूटेराइन पार्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का जहां से वो ऐसा आगे का फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से वो ओवा को लेती है। ये हो गया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये पार्ट एम्प्यूला, ये इस्थ्यूमस। ठीक है, और जो यूट्रस से जुड़ रहा है वो यूटेराइन पार्ट। बॉम्ब जो होता है यूट्रस, वो उसके भी 3 पार्ट रहते हैं, सबसे ऊपर फंडस, फिर मेन पार्ट बॉडी और नीचे सर्विक्स। ठीक है, तो फंडस, बॉडी, सर्विक्स, इनके डायग्राम भेज दूंगी मैं, नोट्स में मिल जाएंगे। फिर वजाइना, उस सर्विक्स के बाहर, सर्विक्स के बाहर वजाइना होता है, सर्विक्स अंदर रहेगा, और ये वजाइना और सर्विक्स दोनों बाहर की तरफ उल्वा में खुलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो अब हम देखते हैं कि ओवरीज है वो 1 पेयर होती है, राइट और लेफ्ट। तो 1 महीने में 1 ओवरी फंक्शनल होती है और सिर्फ 1 एग बनाती है। जैसे हमने स्पर्म टेस्टिस में देखा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म बन रहे थे, पर इनमें क्या होगा कि 1 ओवरी एक बार में 1 एग बनाएगी और 1 मंथ में 1 ही ओवरी एक्टिव होगी। 1 ओवरी, लेफ्ट ओवरी 1 मंथ में, दूसरी ओवरी दूसरे मंथ में। ठीक है, तो ओवरी का जैसा स्ट्रक्चर हम अगर पढ़ेंगे तो ओवरी किससे कनेक्ट रहती है, यूट्रस से। तो ये देखो यहाँ पर ओवरी कनेक्ट जिससे, उसको कहते हैं मीजोबेरियम। इसकी बाहर की जो कवरिंग पेरिटोनियम, इनके अंदर क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। जैसा हमने टेस्टिस में बताया था, ये अंदर की जो लेयर होती है वो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम की होती है, उनसे बहुत सारी जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स बनती हैं। ये जर्म सेल्स जो होती हैं ये बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल बनाती है, पुटक। ठीक है, बहुत सारे ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल बनाते हैं, बहुत सारे पुटक बनाते हैं। उसमें से सिर्फ एक मैच्योर होता है और वो कहलाता है ग्रेफियन फॉलिकल। उस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवा होता है। इस ओवरी का बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, स्ट्रोमा, और अंदर का मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, ओवेरियन, स्ट्रोमा और मेड्यूला। जैसे ये हमने कहा कॉर्टिकल स्ट्रोमा और फॉलिक्यूलर कैविटी। ठीक है, जब ओवा में, इस ग्रेफियन फॉलिकल में ओवा बन जाता है तो ये क्या करता है, ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवा बाहर निकल आएगा। किसमें, ओवेरियन डक्ट में या फैलोपियन डक्ट में। ठीक है, तो इसने ओवा किसको दे दिया, फैलोपियन डक्ट को। फैलोपियन डक्ट की जो फिम्बरी थी उन्होंने ओवा लिया, ओवा जाता हुआ किस में आता है, इस्थ्यूमस में, और यहाँ पर ही स्पर्म आएगा और यही फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ओवा निकल गया। अब जो पीछे खाली ग्रेफियन फॉलिकल बची वो कॉर्पस ल्यूटियम बना देती है, और यही कॉर्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 2 दिन बाद ये क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड थी लीडिंग सेल, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है,
और ग्लैंड कौन सी होगी, ये फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल एस्ट्रोजन हार्मोन, फीमेल हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एंडोक्राइन कॉर्पस ल्यूटियम, और ये डीजनरेट हासिल होकर कॉर्पस एल्बिकेंस बना लेती है। ठीक है, ये डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम, और ये फिर बाद में और डीजनरेट होके उसमें मिक्स हो जाती है। तो ये जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया। ये डायग्राम भी तुम लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो हार्मोन है फीमेल हार्मोन, वो दो टाइप के हो गए। मतलब जैसे हमने उसमें बताया था एंड्रोजन मेल हार्मोन है, यहाँ फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, तो दो तरीके के हार्मोन हो गए। एक हार्मोन तो फॉलिकल से सिक्रीट हो रहे हैं, फॉलिक्यूलर हार्मोन। ठीक है, फॉलिक्यूलर, और इसको एस्ट्रोजेनिक हार्मोन कहें क्योंकि यहीं से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। दूसरा हार्मोन जो रहेगा वो प्रोगेस्टेशनल हार्मोन, फॉलिक्यूलर हार्मोन और प्रोगेस्टेशनल हार्मोन। तो ये जो फॉलिक्यूलर हार्मोन है, इसमें हार्मोन इसका रहेगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का ही एक पार्ट होता है एस्टेरॉन। ठीक है, ये नोट्स में मैं सब नाम लिख के भेजूंगी। एस्टेरॉन है, एस्ट्रोडियोल हार्मोन है, ये 18 कार्बन से बने हुए हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और इन हार्मोन्स के कारण ही ओवरी के, पहले ओवरी तो बाय बर्थ होती है, फिर ये जब फंक्शनल होगी तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, इन सब का डेवलपमेंट इन्हीं से हार्मोन के अंडर कंट्रोल रहेगा। तो वरता या प्यूबेरिटी के बाद में ये हार्मोन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो इन हार्मोन्स को फंक्शनल हो गए ये हो गए। और जैसे हमने बताया कि इसमें पहले भी इस बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, आवाज पतली होना, पेल्विक बोन जो है हिप बोन वो ब्रॉडनिंग होना, चौड़ी होना, ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हुई। तो ये जो फीमेल के कैरेक्टर्स हैं वो इसी के कारण, हार्मोन्स के कारण आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, ओवा फॉर्मेशन जो अभी तक नहीं हो रहा था, अब वो 13 ईयर वरता प्यूबरिटी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को, और दूसरा है प्रोगेस्टेरॉन, उसे हम ल्यूटियल हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटियम जो बताया, वो कब काम करती है, प्रेगनेंसी में। कॉर्पस ल्यूटियम अभी जैसे बताया ना, प्रेगनेंसी जब तक चलती रहेगी तब तक वो हार्मोन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बनता रहेगा। जैसे ही या प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के कारण इस हार्मोन को, प्रोगेस्टेशनल हार्मोन को ल्यूटियल हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड इसमें एक हार्मोन जो फीमेल्स में सिक्रीट होता है, रिलैक्सन हार्मोन। इसके बारे में हम पहले बता ही चुके हैं। ये भी कॉर्पस ल्यूटियम से ही सिक्रीट होगा, और जब प्रेगनेंसी का एंड होने वाला होता है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो पेल्विक बोन्स को जोड़ के रखती है, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज कर देता है, जिससे बेबी का बर्थ इजीली हो जाता है। ये रिलैक्सन हार्मोन हो गए। ठीक है, और लास्ट जो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्लेसेंटा को आप क्या कहोगे, एक प्लेसेंटा जो है वो पोषण करने वाली झिल्ली है, न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन है, जो मदर और बेबी के बीच में जॉइंट, उसको दोनों को न्यूट्रिशन एक से इधर से उधर पहुंचाने का काम करती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो प्लेसेंटा और एचसीजी हार्मोन मैंने बताया ही था। ठीक है, एक और हार्मोन इसका रहता है एस्ट्रेडियोल, एस्ट्रोजन, और ये ओवरी के समान ही इनका फंक्शन होता है। नोट्स में तुम लोगों को भेज ही दिया, पहले मैंने काफी कुछ क्लियर एचसीजी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।